इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1815 में फ्रांस को दिखाते हुए। ये वो वक्त था जब बेचारे कमजोर और गरीब लोगों पर जुल्म किया जाता था। इस टाइम में हम एक जेल को भी देखते हैं जहाँ बहुत सारे कैदी थे। इन्हीं में एक कैदी जीन भी था जिसे 19 साल की सजा सुना दी गई थी। उसका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि अपने भूखे नेफ्यू का पेट भरने के लिए उसने ब्रेड चुरा ली। सिर्फ इतनी सी गलती के पीछे उसे इतनी बड़ी सजा सुना दी गई थी। यहाँ का जेलर जीन से बहुत नफरत करता था, इसीलिए वो हमेशा उससे कड़ी मेहनत वाले काम करवाया करता था, जो जाहिर है बहुत मुश्किल हुआ करते। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि जीन के लिए उसकी जो नफरत है उसे शांत कर सके। मगर फिर जेलर उसे एक पेपर देता है, यानी जीन को पैरोल पर छोड़ दिया गया था। अब जेलर उसे कहता है कि पैरोल पर छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हमने तुम्हें पक्का ही रिहा कर दिया है, बल्कि तुम्हें आकर मुझसे मिलते रहना होगा और लोगों के सामने तुम्हें अपना बर्ताव भी बिल्कुल ठीक रखना होगा। अब क्योंकि उसे पैरोल मिल चुका था इसलिए वो काफी खुश होता है और अब वो जगह जगह नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं जो जाहिर है पैरोल के थे, तो कोई भी उसे काम नहीं देता। हर किसी को लगता है कि वो एक मुजरिम है, इसलिए रात उसे सड़कों पर गुजारनी पड़ती है और दिन नौकरी की तलाश में। अब एक दिन एक प्रीस्ट उसके पास आए। उन्हें जीन की हालत देखकर तरस आ गया। वो उसे अपने घर ले आते हैं और अपने साथ बिठाकर उसे चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं। अब चांदी के बर्तन देखकर उसके दिल में लालच आ गया, इसलिए रात को सबके सोने के बाद वो चांदी के बर्तन चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जल्द ही प्रीस्ट के लोग उसे पकड़ लेते हैं और फौरन उसे प्रीस्ट के सामने लाया जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। प्रीस्ट अपने लोगों से कहते हैं कि ये चांदी के बर्तन मैंने ही इसे दिए थे, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। अब सबके जाने के बाद वो जीन को कहती है कि तुम बुरे नहीं हो, मैंने तुम्हारे अंदर अच्छाई देखी है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन चांदी के बर्तनों से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, एक अच्छे इंसान बनो और जैसे आज मैंने तुम्हारी मदद की है तुम भी कल को इसी तरह किसी की मदद करना जब भी तुम्हें मौका मिले। अब ये सुनकर जीन हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो जाता है। उसने प्रीस्ट का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद वो अपने पैरोल के पेपर को फाड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए शहर ही छोड़ के चला जाता है। इसके बाद कहानी में 8 साल गुजर गए और हमें फिर से जीन दिखाया जाता है। उसकी आज खुद की एक फैक्ट्री है और जिस जगह पर वो रहता है वहाँ का मेयर है। उसकी फैक्ट्री में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम फैंटीन होता है। उसकी एक बेटी भी थी जिस बारे में किसी को पता नहीं होता क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी बेटी अपने अंकल के साथ रहती थी। और आज जब उसके साथ काम करने वाली औरतों को ये पता चला कि बिना शादी की उसकी बेटी है तो सब उसके खिलाफ हो जाती हैं और उसे बुरा भला बोलने लगती हैं। शोर सुनकर जीन भी यहाँ आ गया, पर इससे पहले वो सबको शांत करता उसकी नजर जेलर पे पड़ जाती है जिसका पैरोल तोड़कर वो भागा था। पता चलता है कि उसका भी ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है और अब वो पुलिस चीफ है। अब जीन अपने मैनेजर को कहता है कि तुम सबको शांत करो और खुद वो पुलिस चीफ से बात करने चला जाता है। अब जीन का मैनेजर जिसकी पहले ही फैंटीन पर बुरी नजर थी, आज वो इस मौके का फायदा उठाता है। वो अजीब तरह की हरकतें उसके साथ करने लगा। तब गुस्से में आकर फैंटीन उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दी, जिससे मैनेजर को इतना गुस्सा आया कि वो उसे काम से ही निकाल देता है, जिस बात से जीन पूरी तरह अनजान था। अब जब जीन पुलिस चीफ से मिलने आया तो उसे लगता है जैसे वो जीन से पहले भी कहीं मिल चुका है। इस बारे में वो पूछता भी है, लेकिन जीन साफ साफ मना कर देता है। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी इन्हें बाहर से शोर की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों भागकर बाहर जाते हैं तो पता चला कि जीन का एक वर्कर गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसे देख जीन खुद गाड़ी को उठाने लगता है। अब उसकी गाड़ी उठाने की स्टाइल को देखकर पुलिस चीफ उसे पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जो 8 साल पहले पैरोल को तोड़कर भाग गया था जब मैं जेलर था। लेकिन फिलहाल उसके पास जीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। अब फैंटीन दिखाई जाती है जिस बेचारी को पैसों के लिए अपने बाल बेचने पड़ते हैं, लेकिन ये पैसे उसके लिए काफी नहीं थे, इसलिए मजबूर होकर उसे वो काम भी करना पड़ता है जो वो कभी करना भी नहीं चाहती थी। असल में उसे अपनी बेटे के लिए अंकल को किसी भी हाल में पैसे भिजवाने थे, जिस वजह से ये तो उसे करना ही था। अब ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन फैंटीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके साथ एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस गुस्से में आकर वो उसके मुंह को नोच के रख देती है, जिस वजह से यहाँ पुलिस चीफ को बुलाया गया। तब वो आदमी झूठ बोल देता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ से जा रहा था लेकिन इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये सुन फैंटीन रोने लगी। अपनी सफाई में बोलती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने इसे तब नुकसान पहुंचाया जब इसने मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहिए। लेकिन पुलिस चीफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे जेल जाने की बात करता है। तब वो कहती है कि अगर मैं जेल चली गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, अभी वो बहुत छोटी है। अब उसकी ये बात जीन ने सुन ली थी, साथ ही वो फैंटीन को पहचान भी लेता है कि ये मेरी ही वर्कर है, इसीलिए वो पुलिस चीफ को कहता है कि इसे छोड़ दो। और अब जीन उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तो फैंटीन गुस्से में कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम किया करती थी ना, मगर तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे मैनेजर ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे काम से निकाल दिया, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मुझे वो सब करना पड़ा
जो आज मेरी ये हालत है। ये सुनकर जीन पूरी तरह चौंक जाता है। उसे बुरा भी लग रहा था कि मेरी वजह से आज एक लड़की इस हालत में है। वो बहुत जख्मी होती है, इसलिए जीन खुद उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब पुलिस चीफ जीन के पास आया। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपको पैरोल से भागा हुआ मुजरिम समझा, क्योंकि वो मुजरिम तो पकड़ा गया है। ये सुनकर जीन पूरी तरह हैरान रह गया। वो सोचता है कि मेरी जगह आखिर किस बेगुनाह को पकड़ लिया गया है और किस बेचारे को सजा मिल रही है। ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद कोर्ट जाता है और वहाँ कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो 8 साल पहले पैरोल तोड़कर भागा था। मैंने वो पेपर फाड़ दिया था, तो मेरी जगह वो सजा किसी और को मिल रही है जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुजरिम मैं हूँ ना कि वो। पर कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। सबको लगता है जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। जिसके बाद जीन हॉस्पिटल जाता है जहाँ फैंटीन को एडमिट किया गया था, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, लेकिन इस टाइम भी उसे अपनी बेटी की ही फिक्र। जीन उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी के लिए परेशान मत होना, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। जिसके साथ ही फैंटीन की मौत हो गई, जिससे जीन को बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पुलिस चीफ भी आ गया, जो उसे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे थे कि तुम ही वो कैदी हो। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता हूँ। जीन ने कहा कि अभी ऐसा मत करो प्लीज, मुझे फैंटीन की बेटी का ख्याल रखना है। एक बार मैं अपना काम कर लूँ, फिर खुद मैं आकर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन वो जीन की बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हो जाती। पर मौका पाकर जीन वहाँ से भाग निकलता है। अब हमें फैंटीन की बेटी दिखाई गई, जिसका नाम कॉजिट होता है। पता चला कि उसका अंकल अच्छा इंसान नहीं है, वो सारे काम कॉजिट से करवाता और हमेशा फैंटीन के पैसों का इंतजार किया करता है। तभी यहाँ जीन आ गया, जो भारी रकम देकर कॉजिट को अपने साथ ले जाता है। अब कहानी में 9 साल गुजर गए, जिसके बाद हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक ग्रुप था जो सभी लोग बागी थे और गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के असूल पसंद नहीं थे और इन बेचारे गरीब लोगों का ख्याल नहीं किया जाता था। इन्हीं में एक लड़का भी शामिल था जो स्टूडेंट होता है, और अब जब वो कॉजिट को देखता है तो पहले ही नजर में उसे प्यार हो जाता है। वो पिछले 9 सालों से जीन के साथ रह रही थी और उसने ही कॉजिट को पालकर बड़ा किया था। अब इस भीड़ में वो स्टूडेंट लड़का उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कॉजिट उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर कॉजिट की अंकल और उसकी पूरी फैमिली भी पेरिस आ जाते हैं। वो जीन को देखते ही उसे पकड़ लेते हैं और कॉजिट के बदले में उसे और पैसों की मांग करते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पुलिस चीफ भी आ गया, जिसे देखते ही जीन और कॉजिट भाग जाते हैं। तब पुलिस चीफ कॉजिट के अंकल के पास आया, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि एक आदमी मेरी बेटी को मुझसे चुरा कर भाग गया है। ये सुन पुलिस चीफ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही उस आदमी को ढूंढ कर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास ले आएंगे। उधर वो स्टूडेंट अपने बागी साथियों के साथ था, जहाँ एक बच्चा आकर उन्हें खबर देता है कि जनरल की मौत हो गई है। ये सुनकर स्टूडेंट और सभी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जनरल ही वो इंसान थे जो हमेशा गरीबों का साथ दिया करते थे। तभी स्टूडेंट के पास उसकी दोस्त आई, जिसे उसने कॉजिट को ढूंढने का काम दिया था। वो बताती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। दरअसल स्टूडेंट की इस दोस्त को पता नहीं होता कि कॉजिट उसकी कजन है, क्योंकि ये लड़की कॉजिट के अंकल की बेटी होती है। अब कॉजिट का सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। उधर कॉजिट अपने दिल की बात जीन को बता देती है। उसने कहा कि मैं भी उस लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन जीन ने उसे समझाया कि इस बारे में इतना मत सोचो बेटा, क्योंकि ये सब करने का हमारे पास टाइम नहीं है। मगर कॉजिट उसे भूल नहीं सकती थी। अब स्टूडेंट कॉजिट से मिलने आया और यहाँ वो अपने प्यार का इजहार कर देता है, जो सुनकर कॉजिट की कजन को बहुत बुरा लगा। वो ये सारी बातें सुन लेती है। दुख में वो रोने लगी, क्योंकि हमेशा से वो इस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन आज तक उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कॉजिट भी उसे अपने दिल की बात बता देती है और यहाँ दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन तभी उसे जीन की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। कॉजिट की अंकल की बेटी भी उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगी, पर तभी उसने देखा कि उसके डैड कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लेकर कॉजिट के घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों को पकड़वाना चाहते हैं। लेकिन कॉजिट की कजन ने अपने डैड को रोका, जिसके बाद वो शोर मचा देती है। आवाज सुनकर जीन को भनक लग जाती है कि कोई खतरा है, इसलिए वो फैसला करता है कि मैं अपनी बेटी कॉजिट को लेकर हमेशा के लिए इंग्लैंड चला जाऊंगा। जाने से पहले कॉजिट अपने उसी दोस्त के लिए खत लिखती है, जिससे वो अपने अंकल की बेटी को दे देती है, ताकि वो उसे लड़के तक पहुंचा सके और उसे भी पता चल जाए कि वो इंग्लैंड जा रही है। अब जब जनरल का फ्यूनरल होता है, जब उन्हें दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो यहाँ बहुत सारे बागी लोग भी खड़े होते हैं, जिन्होंने जनरल के गुजर जाने के बाद एक प्रोटेस्ट छेड़ दिया, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो यहाँ की हुकूमत को गिराना चाहती थी। अब गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को रोकने का काम उसे पुलिस चीफ को देती है, जो प्रोटेस्ट का पता लगाने और इनके बड़े बागी लीडर्स को पकड़ने का इरादा करता है, जिसके लिए वो बागियों का रूप धार कर इन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है। लेकिन एक बच्चे ने उसे पहचान लिया, इसलिए सब बागी उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन रात के टाइम पुलिस इन बागियों पर हमला कर देती है और बदकिस्मती से एक गोली कॉजिट के कजन को भी लग जाती है। लेकिन मरने से पहले वो लेटर को कॉजिट के दोस्त को दे देती है, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान थी, अपने माँ बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं थी।
जिसके बाद उसकी मौत हो जाती। और अब कॉजिट का दोस्त वो लेटर पढ़ के उसके लिए भी एक लेटर लिखता है, जिसे उसने एक बच्चे को दे दिया और कहा कि इसे तुम कॉजिट को दे देना। लेकिन लेटर जीन को मिल जाता है, और जब उसने वो पढ़ा तो उसे भी एहसास हो गया कि कॉजिट और वो लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो उस लड़के को बचाना चाहता है, क्योंकि उसे एहसास है कि शहर के जो हालात चल रहे हैं उसमें उसकी जिंदगी कभी भी जा सकती है। इसलिए अगले ही दिन वो पुलिस के रूप में उस जगह पर जाता है जहाँ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे। तभी बागी लोग वहाँ पहुँच गए और जीन को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे कोई नुकसान पहुँचाती। वही बच्चा उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो हमारा साथी है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। तभी जीन ने देखा कि इन लोगों ने पुलिस चीफ को बंदी बनाया हुआ है। उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे बांधा गया है, क्योंकि ये बागी लोग उसे मारना चाहते थे। अब जीन उनसे कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, मैं खुद इसे मारूंगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर को नीचे लेकर गया और उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो जानबूझकर दीवार पे गोली चलाता है, जिसकी आवाज सुनकर सब बागियों को लगता है कि उसने पुलिस चीफ को मार दिया है। अगले दिन पुलिस इन लोगों पर हमला कर देती है, जिसमें सभी बागी मारे जाते हैं। एक गोली कॉजिट की दोस्त को भी लग गई, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब जीन किसी तरह बच गया था, जो उसकी जान बचाने के लिए एक पाइप के जरिए सीवरेज में चला जाता है और दोनों की हालत ही खराब होती है। अगले दिन यहाँ पुलिस चीफ आई, जो सभी बागियों की लाशों को देखते हैं। उन्हें उस छोटे बच्चे की लाश भी मिल जाती है, जिसे कल ही उन्होंने जिंदा देखा था, जिस वजह से पुलिस चीफ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। बच्चे ने हमेशा अच्छे काम किए थे, और अब पुलिस चीफ अपना बैज उतारकर इज्जत के तौर पर बच्चे की लाश पे रख देते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि इनमें कॉजिट के दोस्त की लाश नहीं है, और तभी उसकी नजर सामने सेवेज के पाइप पर गई, जहाँ से जीन कॉजिट के दोस्त को ले गया था। पुलिस चीफ को शक होने लगा कि जरूर वो इसी पाइप के जरिए भाग गया होगा। उधर सेवरेज में जीन और कॉजिट का दोस्त बेहोशी की हालत में होते हैं, जहां उनके पास कॉजिट का अंकल आ गया, और क्योंकि वो बहुत लालची इंसान था, इसलिए कॉजिट के दोस्त के हाथ से उसकी अंगूठी को निकाल लेता है। पर तभी जीन की आंख खुल गई। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। ये जगह दरअसल पूरी जाल की तरह थी, वो लोग फंस गए थे, उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरन कॉजिट के अंकल को रास्ता बताना पड़ता है। और अब जब ये दोनों वहाँ से बाहर आए तो इनके सामने पुलिस चीफ खड़ा हुआ था। अब जीन उसे कहता है कि प्लीज हमें मत रोकना, जाने दो, क्योंकि इस लड़के की जान बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पुलिस चीफ उन्हें नहीं रोक और दोनों यहाँ से निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस चीफ के दिल में एक शर्मिंदगी, अपने गुनाहों को वो धोना चाहता था, इसलिए खुद छत से कूद कर वो अपनी जान दे देता है। कुछ दिन के बाद कॉजिट के दोस्त को भी होश आ गई, और जब उसे पता चला कि उसके सभी साथी मारे गए हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन इस बात से उसे तसल्ली हुई कि अब मेरे साथ कॉजिट है। जीन उसे अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई बता देता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं कभी भी इस बारे में कॉजिट को नहीं बताऊंगा, वरना वो टूट जाएगी। जिसके बाद जीन उन दोनों से हमेशा के लिए दूर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माजी की वजह से कॉजिट और उसके दोस्त की जिंदगी पर कोई असर पड़े, उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। इसके बाद कॉजिट और उसका दोस्त शादी करने का फैसला करते हैं, मगर उससे पहले एक बार फिर कॉजिट का अंकल और उसकी वाइफ यहाँ आ जाते हैं। उसका अंकल कॉजिट के दोस्त को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक बागी थी और तुमने भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। वो ये भी बता देता है कि जिस दिन तुम्हारे सभी बागी साथी मारे गए थे उस दिन जीन ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। दरअसल अब से पहले इसे नहीं पता था कि जीन ने ही उसकी जान बचाई है, ये उस टाइम बेहोश जो था। और अब ये सुनने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि मेरे ऊपर जीन का कितना बड़ा एहसान है और मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया। इसीलिए वो कॉजिट के अंकल से जीन का पता पूछता है। अब हालांकि वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब कॉजिट की दोस्त ने उस पर हमला किया तो मजबूरन वो जीन को बता देता है। और अब वो कॉजिट को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर जीन था। जीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बिल्कुल अकेला था। अपनी जिंदगी की वो आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले फैंटीन की आत्मा उसके पास आई और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी का इतना ध्यान रखा। इतनी ही देर में यहाँ कॉजिट और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। अब जीन मरते मरते कॉजिट को एक खत देता है और कहने लगा कि मेरे गुजर जाने के बाद ये खत जरूर पढ़ना। इतना बोलकर उसकी भी मौत हो जाती है, जिसे कॉजिट और उसका दोस्त पूरी तरह टूट जाते हैं। मरने के बाद हमें जीन की आत्मा दिखाई गई जो फैंटीन के साथ होता है, या वो प्रीस्ट को भी मिलती है, जिसके एक एहसान ने जीन की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। अगर उन्होंने उसे वो चांदी के बर्तन और वहाँ से भागने का मौका ना दिया होता तो शायद वो पूरी जिंदगी जेल में सड़कर गुजारता। हालांकि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, मगर उसने अच्छे काम किए जिस वजह से उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया। और जैसा कि प्रीस्ट ने कहा था कि दूसरों की मदद करना
तो इस बात पे उसने खूब अमल किया। जब भी उसे मौका मिला उसने हर किसी की मदद की, जिस वजह से उसने खुशी खुशी मौत को गले लगाया। और जो लेटर उसने कॉजिट को दिया था उसमें जीन की पूरी सच्चाई थी, यानी कि उसे भी जीन के माजी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसलिए हमेशा वो भी जीन को अच्छे लफ्जों में याद करे और उसकी आत्मा को भी सुकून होगा कि मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। वो सबके दिलों में एक जगह बना गया था, इसलिए मरने के बाद भी इतना खुश था। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।